चलिए गाइस, अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है हम लोग पास। तो जैसा कि हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग 70 से 80% आने के चांस है। तो अकबर का राजपूत नीति हुआ, फिर एक क्वेश्चन और है कि अकबर का धार्मिक नीति। हम दोनों क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। जैसे कि हमारा आज का था अकबर का राजपूत नीति, ठीक है। अब देखिए, कल ही मेरे बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं या फिर समझिएगा। यदि समझ गए तो बस अब लिख के ही आना है। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, हम इसमें 4-5 पॉइंट बताएंगे, जैसे कि 1-2 जैसे कि बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। देखिए, पहला पहला समझते हैं क्या था। पहला पैराग्राफ का समझना, पहला हम पैराग्राफ वाइज हम समझाएंगे। पहला पैराग्राफ में क्या क्या लिखा था, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए, अल्पसंख्यक मुस्लिम शासक वर्ग, ठीक है, और बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के बीच। देखिए, पहले समझिए कि अकबर के राजपूत नीति, यानी कहीं ना कहीं जो राजपूत जो अकबर के समय था, उनका और अकबर के बीच क्या संबंध था, कहीं नहीं, वही तो राजपूत नीति है। अकबर ने राजपूत के मतलब राजपूत के संबंध में क्या किया, वही जो भी किया होगा, जो भी नीति लाया, जो भी काम किया होगा राजपूत के संबंध में, वही अकबर का राजपूत नीति था। बस ये छोटा मोटा टॉपिक है। देखिए क्या हुआ कि जो आप जानबे करते हैं कि जब उस टाइम अल्पसंख्यक मुस्लिम शासक वर्ग था और बहुसंख्यक हिंदू प्रजा था। बहुसंख्यक मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में, और अल्पसंख्यक मतलब कम मात्रा में, ठीक है। तो इन दोनों के प्रजा के बीच संबंध के प्रश्न भी तभी उपस्थित हो गया था कि कैसा संबंध होगा दोनों का, क्या शादी उस काल में किया जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इसके साथ उसके साथ। मतलब कि उस टाइम सोचने विचार करने वाला बात था कि प्रश्न ही प्रश्न था, संबंध के बीच बहुत बड़ा प्रश्न था, ठीक है। जैसे कि जब मोहम्मद गोरी के अधीन उत्तरी भारत में जब सल्तनत की स्थापना हुआ, जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद गोरी उत्तरी भारत में जब आक्रमण किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सल्तनत का स्थापना हुआ, मुस्लिम शासक वर्ग आया, यहाँ पर हिंदू था। फिर विभिन्न शासकों ने इस प्रश्न को अपने ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया कि क्या संबंध होना चाहिए, क्या यहाँ के महिलाओं के साथ शादी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। वही मतलब कि संबंध का एक प्रश्न उठने लगा, ठीक है। प्रयास किया किंतु वो किसी निश्चित समाधान तक नहीं पहुंच सका। जितने भी अकबर से पहले जितने भी शासक था, वो कहीं न कहीं इस प्रश्न से नाखुश था, मतलब कि इस प्रश्न के नहीं समझा, ठीक है, और कहीं और हद तक उसमें कार्य नहीं किया होगा। लेकिन क्या हुआ कि अंत में अकबर ने इसका एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया, ठीक है, एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। अकबर की राजपूत नीति को उपयुक्त पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। देखिए, अब समझिए, ये तो एक टेलर था, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम था इस टाइम में, क्या संबंध बनाया जाए, क्या हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या क्या जो संबंध का प्रश्न तभी उपस्थित हो गया था आपस में, दोनों का संबंधों के बारे में, वो अब अकबर सुलझाएगा। जो सुलझा दिया वही था अकबर का राजपूत नीति। समझ रहे हैं ना। देखिए आगे, देखिए क्या है, उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये एक चुनौती था। देखिए, अब समझिए इस बात को, क्या था उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम कुलीन वर्ग तथा हिंदू कुलीन वर्ग बीच में संघर्ष होता रहता था। जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम कुलीन वर्ग इधर उधर, हिंदू कुलीन वर्ग मारपीट हो रहा है। सामान्यतः मुस्लिम कुलीनों के द्वारा न केवल किसानों को वरन हिंदू कुलीनों को भी इस अधिशेष से वंचित किया जाता रहा। तो समझें, मुस्लिम कुलीनों के द्वारा न केवल किसानों को वरन हिंदू कुलीनों को भी इस अधिशेष जो उत्पादन होता था, ठीक है, जो बाजार में उत्पादन होता था, उससे भी वंचित किया जाता था। हिंदू कुलीनों को, सिर्फ मुस्लिम को ही दबदबा था उस टाइम। ऐसी स्थिति में प्रायः हिंदू कुलीनों को किसानों के साथ मिलकर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। अब वो जब हिंदू अब जब मुस्लिम शासक आ गया, यहाँ शासन करने लगा, मार धाड़ करने लगा, काटने फाटने लगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा हिंदू भी लोग बेचारा, तो किसानों के साथ छोटा मोटा विद्रोह कर देता था। किसके विरुद्ध? राज के विरुद्ध। अब राज भी परेशान, राज का शासक भी परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो वही अकबर आया, वही अकबर देखिए क्या करता है, ठीक है, राज के विरुद्ध कर देता था। किंतु अकबर ने स्थिति में नाट्य के परिवर्तन लाया। देखा, ये परिवर्तन करेगा। उसने हिंदू कुलीनों के प्रति एक निश्चित नीति अपनाई। देखिए, वह अब नीति अपनाने लगा। देखिए, पहला नीति था, ये समझ लीजिए, ये पहला नीति था। अब जो कुलीन वर्ग था, जो बाजार में नियंत्रण करना चाहता था, वो तो बेटा हिंदू लोग मुस्लिम लोग तो नहीं करना देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हिंदू कुलीनों के प्रति एक निश्चित नीति अपनाया, एक नीति अपनाया।
अब उत्पादन अधिशेष का एक अंश प्रदान किया गया। उसने बड़ी संख्या में राजपूतों को मुगल मनसबदारी में शामिल किया गया। देखिए खेला कर दिया। अब बड़ी संख्या में राजपूतों को, देखिए स्पेशल राजपूतों को मुगल मनसबदारी में शामिल किया गया। मनसबदारी अब जो नहीं जानते हैं, अब वहाँ जाके मनसबदारी का वीडियो देख लें, सब बता दिए हैं हम, ठीक है। इस प्रकार साम्राज्य का प्रबल, आगे देखिए, प्रबल हुआ, ठीक है। एक दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बनने लगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा देखिए, दूसरा, अब पहला समझा लिए, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। अकबर की राजपूत नीति में निरंतरता परिवर्तन दोनों ही विद्यमान था। मतलब कि जो ये नीति लाया था, कहीं न कहीं परिवर्तन था। पहले जो नीति लाया था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, फिर वही राजपूत नीति का लाया, क्योंकि उससे राजपूत से संबंध बनाया गया। दूसरे शब्दों में अकबर से पूर्व जो मुस्लिम शासक ने, जो इससे पूर्व जो मुस्लिम शासक था, उसके बारे में जान लीजिए। अब वो नहीं कि हिंदू शादी करता था जो पहले, कहने का तात्पर्य देखिए मेरा समझिए, हिंदू जमींदार के साथ कुछ हद तक मित्रता संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, मतलब समझे। जो इससे अकबर से पूर्व जो शासक था, वो हिंदू जमींदार के साथ कुछ हद तक संबंध बनाया, मित्रता बनाया, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जो देवगिरी के शासक था रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को आकर्षित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रामचंद्र देव वही जो अपना मित्र बनाया। देखिए मतलब कि ये नहीं कि पहले, इससे मेरा कहने का तात्पर्य है, इससे पहले भी हिंदू का संबंध मुसलमानों से था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं था। अभी जैसे कि उदाहरण दिए हमको, आपको रामचंद्र देव जो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपना मित्र बनाया था, सोच लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, फिर परवर्ती काल में मुस्लिम शासकों के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के अंतर्गत बड़ी संख्या में हिंदुओं को राज की सेवा में लिया जाता रहा था। देख लीजिए, इससे हम अकबर से पूर्व बता रहे हैं कि राजपूत और जो हिंदू और मुस्लिम के बारे में संबंध, जो मुस्लिम शासक के जो इससे पहले जो था, जो प्रांत सरकार हुआ करता था, उनके अंतर्गत बड़ी संख्या में हिंदुओं को राज की सेवा में लिया जाता रहा था। जो प्रांत सरकार में हिंदू लोग राज्य की सेवा करते थे, सोच लीजिए, मुस्लिम में। उदाहरण के देखिए, लोधी के शासक के अंतर्गत, ठीक है। तो लोधी शासन के अंतर्गत एक हिंदू बनिया हेमू का वजीर के पद पर पहुंचा जाना इस तथ्य को दर्शाता है। देख लीजिए, लोधी टाइम, मोहम्मद लोधी, इब्राहिम लोधी जो था, उस टाइम एक हिंदू बनिया हेमू का वजीर के पद तक पहुंच जाना इस बात का तथ्य है कि अकबर से पहले भी मुसलमान और हिंदू के बीच घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। उसी प्रकार मुस्लिम शासकों का हिंदू जमींदार के साथ वैवाहिक संबंध एक लंबे काल से चलता आ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह के काल में इसी प्रकार के वैवाहिक संबंध देखे जा सकते हैं। अतः यह अकबर की नीति का एक प्रकार का निरंतरता दिखती है। देख लीजिए, जैसे बताएं, इससे पहले भी था, ये नहीं कि अकबर के बाद आया, अकबर लाया, ये नहीं, पहले भी था। नेक्स्ट देखिए, अब समझिए बात को। फिर भी परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि अकबर के राजपूत नीति में निरंतरता तुलना में परिवर्तन के अधिक महत्वपूर्ण थे। मतलब कि जो नीति जो पहले मुगल काल से अकबर से पहले था, वो नीति को बदलाव किया गया, वही था राजपूत नीति, जो राजपूत के संबंध के साथ किया गया। उदाहरण के लिए देखिए, अकबर के अंतर्गत एक संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण हुआ, जिसमें राजपूत मनसबदारों की स्थिति तुरानी और इनानी मनसबदारों के समझ थी। उसी तरह अकबर ने वैवाहिक संबंधों पर बल दिया, क्योंकि उस काल में सामंती वातावरण में वैवाहिक संबंध ही अमीरों की वफादारी प्राप्त करने में सर्वोत्तम साधन थे। फिर भी राजपूतों के साथ संबंधों में उसने वैवाहिक संबंध को अनिवार्य नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त उसने राजपूत महिलाओं को अपने हरम के उच्च स्थान प्रदान किया गया। देखिए, देख लीजिए, खेला हो गया ना, राजपूत महिलाओं को अपने हरम में उच्च स्थान प्रदान किया गया, नीचे स्थान नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता दी, अब कोई भी धर्म अपना सकता है, ये नहीं कि वो मुस्लिम हो तो मुस्लिम, कुछ कोई भी धर्म। उन महिलाओं को अपने मायके से भी संबंध बनाए रहे, ये भी कहा गया, सोच लीजिए।
जो राजपूत नीति देख लीजिए, राजपूत के साथ ही तो बोल रहा है ना, राजपूत महिला ही बात कर रहा है। देखिए राजपूत नीति भी क्वेश्चन पूछ दे, सबको बना बना के लिखना है आपको। देखिए उसी धर्म धार्मिक स्वतंत्रता, अपने मायका के संबंध बना सकता ही नहीं कि अब ससुराल आ गया तो अब भूल जाएगा मायके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है। राजपूत राज्यों के प्रति अकबर ने दोहरी नीति अपनाई। जो राजपूत जो राज्य हुआ करता था, अकबर ने वहाँ दोहरी नीति अपनाई। हम छड़ी और पुरस्कार की नीति कहते हैं, जिसे छड़ी और पुरस्कार की नीति भी कहते हैं या फिर दोहरी नीति भी कहते हैं, दोनों में एक, ठीक है। अर्थात जिन राजपूतों ने राजपूत राज्यों ने समर्पण कर दिया अकबर को असमक्ष, ठीक है, उसे उच्च मनसब दिए गए हैं। जो समर्पण कर दिया गया, हाँ भाई आपसे हम नहीं सकेंगे तो आपको हम समर्पण करते हैं, तो अकबर ने उसे उच्च मनसब दिया गया, उन्हें साम्राज्य के अंतर्गत उच्च पद दिया गया, उनका अपना राज उन्हें वतन जागीर के रूप में प्रदान कर दिया गया। किंतु जिन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किया, उसकी शक्ति के बल पर कुचल दिया, मार दिया गया। समर्पण कर दिया गया तो उच्च स्थान पर, समर्पण नहीं कर दिया गया तो नीचे स्थान से लेकर तुमको आपको मार भी देगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अकबर की राजपूत नीति अत्यधिक सफल रही, मोटा मोटी सफल ही रहा। राजपूतों का समर्थन न केवल अकबर का वरन उनके उत्तराधिकारी को भी प्राप्त रहा। अकबर के बाद जो शासक था उनको भी कहीं न कहीं राजपूतों को मतलब समर्थन मिला होगा छोटा मोटा। जैसे कि राजपूत अमीर मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए उत्तर पश्चिम में जमरूद से लेकर सुदूर दक्षिण तक संघर्ष करते रहे। सोच लिए राजपूत अमीर मुगल। फिर इनका लाभ राजपूत शासकों को भी मिला। उसने उच्च आहिर पद प्राप्त किए और उन्हें अखिल भारत पहचान मिला। तो इस प्रकार हमारा आज